हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में? तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था यह किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह जो है कठोपनिषद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुबध? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, सुबध। सुबध जो था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था यह किससे संबंधित है? आर्थिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से या फिर सामाजिक जीवन से? तो यह जो है राजनीतिक जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था और फहान जो है किसके शासनकाल में आया था? तो फहान जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो फहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और वैनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था? वैनसांग तो यह हर्षवर्धन। आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि वैनसांग है तो इसे आप लोग हाथ से वैनसांग हो गया और हाथ से हर्षवर्धन भी है। और फान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची? तो कौन सा जो नगर है यह सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है मथुरा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो सिकंदर सानी किसे जाना जाता था सिकंदर सानी के नाम से? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने, कंदपेश्वर सिंह ने, पुरंदर सिंह ने या फिर बाबू कुंवर सिंह ने? तो 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यह जो है दीवान मनीराम दत्त ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? MG रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, BG तिलक को या फिर गोपाल हरि देशमुख को? तो समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, महाराष्ट्र के किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो यह जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण कौन थे? या गांधी के गुरु थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी के गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से याद रखिएगा कि कौन सा द्वीप समूह जो है मूंगा चट्टानों से निर्मित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप या फिर श्रीहरिकोटा द्वीप? तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है लक्षद्वीप जो है यह मूंगा चट्टानों से निर्मित है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच, या फिर शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच? तो लघु हिमालय जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह जो है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? दिहांग नदी, गंगा नदी, लोहित नदी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो माजुली द्वीप जो है भारत की किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी, और इसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी आप लोगों से महाविस्फोट सिद्धांत ना पूछकर बिग बैंग थ्योरी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी को ही महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। तो यह पूछा गया है किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी, नील नदी, लिम्पोपो नदी, या फिर माही नदी? तो विषुवत रेखा जो है इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसको कांगो नदी 2 बार काटती है। और गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? कौन से संशोधन के द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, या फिर 52वें संशोधन? तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 42 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संरक्षणकर्ता कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर प्रधानमंत्री? तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो इसके जो है सर्वोच्च न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है या मौलिक कर्तव्यों का जो है संरक्षण करता है, मतलब इनकी रक्षा का कर्तव्य जो है सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, या फिर अनुच्छेद 48? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा, या फिर विधानसभा द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो यह जो है किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं विनिर्माण, उत्खनन, पशुपालन, या फिर वानिकी? तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनिर्माण। विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की?
D.R. गाडगिल ने, V.K.R.V. राव ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर I.V. अलग ने? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, V.K.R.V. राव ने। V.K.R.V. राव जो अर्थशास्त्री थे, इन्हें भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, समावेशी विकास, सार्वजनिक विकास या फिर औद्योगिक विकास? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये पूछा जाता है, इसका उद्देश्य जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर से स्टार करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका जो है उद्देश्य क्या था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1965 को, 1 जून 1964 को या फिर 2 अक्टूबर 1961 को? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? तो यह जो है 1 जून 1964 को पैसा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, ये बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच, ये भी बिल्कुल सही है। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, ये भी बिल्कुल सही है। और तारोपार समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है, मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है तारोपार समिति। तारोपार समिति जो है यह गलत है। बाकी गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, और जानकी रमन समिति या शेयर घोटाले की जांच से संबंधित है, और मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र जो है किसके मापन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो हाइड्रोमीटर जो है, इससे किसको नापा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सा किससे मापा जाता है। तो आप लोग बताइएगा, हाइड्रोमीटर जो है किससे मापा जाता है? तो यह जो है आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर जो है आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और लैक्टोमीटर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इससे जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और स्फेग्नोमैनोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? तो इससे जो है रक्तदाब नापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। और सिस्मोग्राफ जो है, इससे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है अक्सर कि हाइड्रोमीटर जो है इसका मापन किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है आपेक्षिक घनत्व के लिए किया जाता है। और लैक्टोमीटर जो है, इससे दूध की शुद्धता नापी जाती है। और स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। और सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? अगर गाइस आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा लेक्चर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण से, संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण से या फिर ऊर्जा संरक्षण से? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण से जो है बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो उसका जो है पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 1 होता है, 0 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका बिलियन का पीएच मान कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? सहवाल,
कवक, लाइकेन या फिर फर्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि वायु प्रदूषण जो है इसका सबसे अच्छा सूचक क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सबसे अच्छा सूचक जो है लाइकेन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसका ग्रुप भी मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप लोग की जो प्रिपरेशन है वह हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप प्लीज़ जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, EEG किसके कार्य का सूचक है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर वृक्क। तो इसका सही आंसर क्या है? तो EEG जो है किसके कार्य का सूचक है? तो यह जो है मस्तिष्क के कार्य का सूचक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।